Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 8B of unit number 1. So हम लोग बात कर रहे हैं solution of nth order linear differential equation with constant coefficient, जहां पे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था the general case how to solve the PI when the right hand side the Q function is generalized form, यानी कि वो किसी भी केस में लाई नहीं करता. That is called case number 5. In this lecture we are continuing the same topic, that is general case के बारे में बात करेंगे. एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे हमें पता चलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट किस तरह से सॉल्व किया जाता है when the right hand side q function is a general function. So here's the question number 2. It says find the general solution of the differential equation and this is the equation d square y over dx square plus 3 of dy by dx plus 2y is equal to e to the power x, जिसे आप सबसे पहले कैसे लिख सकते हो? We can represent the equation like this: d square plus thrice of d plus of 2 ब्रैकेट में आपने ले लिया y is equal to e to the power x because हम कैपिटल D को क्या मानते हैं? d by dx, right? So now दिस इज अवर इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को देखिए और राइट हैंड साइड पे क्या कोई हमारा स्टैंडर्ड केस है? एक्सपोनेंशियल नहीं है, कॉस साइन टर्म नहीं है, ना ही पॉलिनोमियल टर्म है और ना ही पॉलिनोमियल विद e टू द पावर x टर्म है. ये अपने आप में एक अलग फंक्शन हो गया e टू द पावर x, राइट? सो दिस इज कॉल्ड जनरलाइज मेथड कि हम यहाँ पे केस नंबर 5 जनरलाइज मेथड लगाएंगे जिसके अंदर पीआई कैलकुलेट करने के लिए गिवन इक्वेशन को लीनियर फैक्टराइज में कन्वर्ट करना पड़ता है. बट पीआई से पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? पहले कैलकुलेट करते हैं सीएफ. तो पहले सीएफ कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे होगा m स्क्वायर प्लस ऑफ थ्राइस m प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. तो आप यहीं से देखो दो फैक्टर आप बनाओगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉल्व करने पे तो मुझे मिल ही जाएगा कि एक फैक्टर -1 है, एक फैक्टर -2 है. बट अगर मैं इसे फैक्टर फॉर्म में लिखता भी हूं तो क्या लिखूंगा? m+1 m+2. मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूं फैक्टर फॉर्म में लिखने के लिए? बिकॉज जब हम पीआई कैलकुलेट करेंगे आई रिक्वायर्ड द फैक्टर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? सो इसने यहाँ पे फैक्टर फॉर्म कैलकुलेट करना या रूट्स भी अगर आपने कैलकुलेट कर लिए तो वहां से भी आप डायरेक्टली फैक्टराइज फॉर्म लिख सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीएफ कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे रूट मैंडेटरी है और जैसे ही रूट पता चले मैं सीएफ लिख सकता हूं. क्या? बिकॉज रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट. तो आई कैन राइट c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x. अब CF के बाद स्टार्ट करते हैं PI. सो PI कैलकुलेट करने के लिए आई हैव रिटन 1 over d square plus 3d plus 2, दिस इज द गिवन इक्वेशन, इनटू राइट हैंड साइड फंक्शन दैट इज q e टू द पावर x, जिसे हम लीनियर फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 upon d+1 d+2 एंड e टू द पावर ex. अब फिर से वही सेम चीज हमने इस पोर्शन का क्या किया था? पार्शियल फ्रैक्शन. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? a upon d+1 प्लस b upon d+2, जो एलसीएम लेने पे बन जाएगा यहाँ पे d+1 d+2 और ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, राइट? यहाँ पे हो जाएगा a के साथ d+2 और b के साथ d+1, जिसे अगर हम फर्दर सॉल्व करके लिखें तो 1 बिकम्स व्हाट? a इंटू d+2 प्लस b इंटू d+1, राइट? सो अल्टीमेटली a की वैल्यू कैसे आती है? when d+1 इज इक्वल टू 0. तो जैसे हम d+1 को 0 करेंगे b कैंसिल आउट, यानी d इज इक्वल टू -1 और जब -1 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या बचेगी? a की वैल्यू 1 बचने वाली है. और जब b की वैल्यू चाहिए यानी d इज इक्वल टू -2 यानी d+2 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. d इज इक्वल टू -2 किया तो b की वैल्यू हो जाएगी -1. दैट मींस a और b की वैल्यू 1 और -1 है. सो दिस इक्वेशन इज रिटन एज अल्टीमेटली आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन 1 upon d+1 minus 1 upon d+2 into e to the power x, राइट? तो दोनों ही क्वेश्चन में देखिए मैं आपको सिमिलरिटी दिखा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन में पीआई कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीनियर फैक्टर, देन उन लीनियर फैक्टर का पार्शियल करना है. अब दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे. कैसे? बाय द फॉर्मूला. वो क्या था कि 1 upon d+1 e to the power x को सॉल्व करना है तो दैट इज इक्वल टू e to the power, ये वाला साइन यहाँ पे होता है रिवर्स यानी कि पावर -x और इंटीग्रेशन के अंदर सेम साइन e to the power x और उसके बाद यहाँ पे q फंक्शन होता है e to the power x dx. जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो 1 upon d minus अल्फा हमने पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर x इंटीग्रेशन e to the power -अल्फा x और q dx, राइट? q यहाँ पे भी होता है, गॉट इट? तो जो फंक्शन यहाँ पे जो सिंबल साइन यहाँ पे वो साइन इंटीग्रेशन के अंदर रहता है और इंटीग्रेशन के बाहर अपोजिट. तो सेम चीज यहाँ पे +1 है तो बाहर -1 और अंदर +1. अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है. तो अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें? सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं. e to power x is equal to z. सो यहाँ पे होगा e to power x d of x is equal to what? d of z. सो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया e to power -x. अब ये इंटीग्रेशन से बाहर का है, कोई दिक्कत नहीं है. e to power x dx की जगह क्या आ गया? dz और e to the power x ये हो गया हमारा e to power z. सो अल्टीमेटली अगर इसे इंटीग्रेट करें तो e to power z का इंटीग्रेशन e to power z ही होता है. e to the power -x अपना बाहर है ही तो ये हो गया e to power -x मल्टीप्लाई z की जगह हमने क्या माना था? e to the power x. So this is our answer for this particular part, e to the power -x e to the power x.
सिमिलरली सेकंड पार्ट को सॉल्व कर ले तो सेकंड पार्ट हमारे पास था 1 ओवर डी प्लस 2 ई टू द पावर एक्स। एज पर द फॉर्मूला ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ 2x, बाहर नेगेटिव साइन और अंदर सेम साइन, तो ई टू पावर 2x ई टू पावर x dx। इसमें भी सेम चीज कि अगर हम ई टू पावर x को z मान रहे हैं तो ई टू पावर x ऑफ dx इज इक्वल टू dz। अब अगर इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो सेम चीज यहाँ पे बनने वाली है, माइनस ई टू पावर एक्स, ये बाहर हो गया आपका ई टू पावर माइनस 2x, राइट, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे ई टू पावर 2x, तो ई टू पावर 2x dx को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, आई कैन राइट इनटू 2 टाइम्स ई टू पावर x ई टू द पावर x देन ई टू द पावर z और dx। अब एक ई टू द पावर x और dx आपका रिप्लेस हो रहा है बाय द dz, और एक ई टू द पावर x जो है वो क्या बना z, तो अल्टीमेटली आपका बनेगा ई टू पावर माइनस 2x इंटीग्रेशन z इंटू ई टू द पावर z ऑफ dz, यानी कि फंक्शन बाय फंक्शन इंटीग्रेशन। और फंक्शन बाय फंक्शन कैसे करते हैं, वी विल फर्स्ट इंटीग्रेट दैट विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन है, ई टू पावर z इंटीग्रेशन ई टू पावर z, z कांस्टेंट माइनस जिसको कांस्टेंट रखा उसका डिफरेंशिएशन और जिसको इंटीग्रेट करा उसका वापस इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन, राइट। जिसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन राइट इन दिस मैनर ई टू पावर माइनस 2x है, ई टू पावर z कॉमन है, राइट, और यहां बच जाएगा z माइनस 1। सो अल्टीमेटली z की वैल्यू रिप्लेस करनी, तो जैसे आप z की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वी गेट व्हाट, ई टू पावर माइनस 2x ई टू पावर z यानी ई टू पावर x और ब्रैकेट ई टू पावर x माइनस 1। दिस इज द पीआई फॉर दिस सेकेंड पार्ट, राइट। अब दोनों ही पार्ट आपके सामने आ चुके हैं, दोनों पार्ट को हमने पार्शियल में लिखा था। सो हमारी पीआई की जो इक्वेशन थी वो ये थी, इसमें हम दोनों पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट गिव्स मी दिस आंसर, सेकंड पार्ट गिव मी दिस आंसर, तो इन दोनों को यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। अब जैसे आप दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ई टू पावर x कॉमन है, ये यहाँ पे बचा ई टू पावर माइनस x माइनस इस वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2x इंटू x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ई टू पावर माइनस 2x। तो अल्टीमेटली दिस पार्ट विल कैंसिल आउट and the pi becomes e to the power minus 2x into e to the power x, right? So pi done, cf done. Now the last step is what, we have to write the complete solution. So this is our complete solution, this is our cf part, this is our pi part. So दोनों को add कर दीजिए and this is the required result, right? So क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पांचों केस पे मैंने प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आपको कवर अप करवाए हैं, और यही एग्जांपल्स और एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए सो दैट आपको ये जो सारे केसेस हमने करें, चाहे फिर वो राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल है या फिर राइट हैंड साइड साइन को साइन है, राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड फोर्थ केस है ई टू द पावर ax मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन, या फिर आपका जनरल केस है, यू कैन सॉल्व नाउ एनी केस। तो इसी के साथ आपका nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किस कैटेगरी के अंदर, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के अंदर। जी हाँ, अब तक जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ देख रहे हैं, लाइक 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स या डी क्यूब, राइट। तो दिस इज कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब जो बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं कांस्टेंट बात ना करके वेरिएबल कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व होंगे उस केस में, क्वेश्चन जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।